एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जेवर एयरपोर्ट को लेकर यह समीक्षा बैठक है जिसमें अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ तमाम अधिकारी शामिल हैं जिनसे मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट को लेकर यह समीक्षा बैठक है। तो जेवर एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लखनऊ के लोक भवन में यह बैठक चल रही है। हरिद्वार से आ रही बड़ी खबर के साथ जिला पंचायत की बैठक के दौरान हंगामा हुआ है। पंचायत सदस्य विजेंद्र चौधरी ने मीटिंग में हंगामा किया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक को लेकर यह हंगामा हुआ है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक को सस्पेंड कर दिया गया है। राव आफाक पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता का आरोप है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह का हंगामा हुआ था जिला पंचायत की बैठक में। प्राथमिक जांच में सभी आरोप सही पाए गए हैं। डीएम हरिद्वार की संस्तुति के बाद जांच की गई थी और इस जांच में राव आफाक पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता के जो आरोप हैं वो सही पाए गए हैं। रोहित सिखोला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, जिला पंचायत सदस्य ने जो आरोप लगाए थे डीएम की संस्तुति में वो आरोप सही पाए गए और जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक को सस्पेंड कर दिया गया। क्या कुछ अपडेट है अब इस बारे में? मैं बताना चाहूंगा, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष राव आफाक को शासन ने सस्पेंड कर दिया है, जिसको लेके आज आखिरी दिन जिला पंचायत की बैठक होनी थी क्योंकि कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और आज बैठक होनी थी लास्ट। उसमें लेके जैसे राव आफाक उपाध्यक्ष जिला पंचायत ऑफिस में बैठक में शामिल होने पहुंचे, वीरेंद्र चौधरी और जिला उपाध्यक्ष राव आफाक के साथ कहासुनी होती और हाथापाई की स्थिति में आ गई, जिसको लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष वर्मा और विधायक जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक को सस्पेंड कर दिया गया है। अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? फिलहाल मामला की जांच चल रही है और आज बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो चुका है और बोर्ड की लास्ट बैठक खत्म हो गई है। इसको लेकर जब वो जिला पंचायत की बैठक में शामिल रहो सब पहुंचे तो वहाँ बीजेपी के जो विधायक है वीरेंद्र चौधरी उनसे तासुनी और हंगामा शुरू हो। चलिए रोहित, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हंगामा हुआ है। जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र चौधरी ने हंगामा किया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक को लेकर यह हंगामा हुआ था। राव आफाक की सदस्यता पर सवाल उठाए थे जिला पंचायत सदस्य ने, क्योंकि राव आफाक पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता के आरोप हैं और डीएम की जांच में आरोप सही पाए गए हैं। राव आफाक जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट है। उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसे लेकर सुरक्षा पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। शहर में अलग अलग जगहों पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हर संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की। पुलिस चेकिंग कर रही है। एसएसपी साहब के निर्देशानुसार जो अभी सघन चेकिंग अभियान चला जा रहा है चंडी चौक पे, शंकराचार्य चौक पे, हरिद्वार में जितने भी जो हैं, जैसे जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, वहाँ पे सघन चेकिंग अभियान चला जा रहा है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। हाई अलर्ट को लेकर चंडी घाट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त में हरिद्वार में मौजूद हूं और यहाँ पर हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात है। मेरे इस साइड आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है और कह सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों की आवाजाही हो रही है वहाँ पर खास तौर पर जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है। कल रात ही एसएसपी हरिद्वार ने यह अलर्ट जारी कर दिया था कि जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाए और ये क्योंकि यहाँ कह सकते हैं कि ये चंडी पुल है और यहाँ से चंडी पुल की एरिया से
उत्तर प्रदेश की ओर से आने वाले की वाहनों की आवाजाही होती है और जो बसेज हैं, जो अलग अलग राज्यों से बसेज आती हैं, तो वहाँ पर यहीं पर सबसे ज़्यादा एंट्री होती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से जो पुलिस फोर्स है वो हर व्यक्ति को रोक रही है, जो संदिग्ध लग रहा है उसको रोककर चेकिंग अभियान चला जा रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया, खासकर क्योंकि हरिद्वार कुंभ नगरी भी है और यहाँ हर वक्त लोगों की आवाजाही होती है और भीड़ भाड़ वाला इलाके यहाँ अधिकतर रहते हैं। और क्योंकि अगले महीने से कुंभ की भी शुरुआत होने जा रही है, तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि एक संवेदनशील क्षेत्र भी है। इसी को मद्देनजर करते हुए पुलिस ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था कि हरिद्वार के सभी जिलों, सभी जो यहाँ एरियाज है वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात रहे और जो ऐसे एरिया है जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और जहाँ लोगों की आवाजाही होगी वहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चला जाए। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज राणा हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद डीजीपी ने 4 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया था और उसमें हरिद्वार भी शामिल है। अगले महीने कुंभ है, ऐसे में किस तरह से तैयारी में जुटी हुई है पुलिस? क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है? आप जहां पर मौजूद हैं वहां किस तरह की चेकिंग व्यवस्था की जा रही है? देखिए, पूरे हरिद्वार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खासकर जो बॉर्डर एरियाज हैं, यूपी के जो सटे हुए जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुबह से ही तमाम जो पुलिस फोर्स है वो अलग अलग चौराहों पर तैनात कर दी गई थी। खासकर ये जो सघन चेकिंग अभियान है ये रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और इसके अलावा जो अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर चलाया जा रहा है। और कुल मिलाकर कह सकते हैं क्योंकि हरिद्वार कुंभ नगरी भी है और अगले महीने यहाँ कुंभ का आयोजन होना है, उसके मद्देनजर एसएसपी हरिद्वार ने रात अलर्ट जारी किया था और तमाम जो पुलिस फोर्स है उनको धरातल पर भी उतारा था। अलग अलग जगह जाकर तमाम चेकिंग अभियान चलाया गया था। वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। जो तमाम फेरी पटरी वाले लोग हैं या जो बाहर से लोग आते हैं, होटलों में ठहरते हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वो कहाँ से आए हैं, किस काम से आए हैं, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक लगातार इस तरह का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मेरे पीछे भी जो पुलिस फोर्स है वो होमगार्ड के जवान है वो तैनात किए गए हैं और तमाम जो लोग आ रहे हैं अलग अलग जगह से, जो इनकी एंट्री हो रही है, जहाँ से वो यूपी से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, जिस भी राज्य से लोग आ रहे हैं उनको रोककर उनसे पूछा भी जा रहा है और चेकिंग उनकी की जा रही है। बिल्कुल सघन चेकिंग चल रही है हरिद्वार में। पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो डीजीपी ने जो आदेश जारी किए थे 4 जिलों को लेकर उत्तराखंड के, उसके तहत हरिद्वार में चेकिंग तेज कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 1 फरवरी से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में शुरू होगा। 1 फरवरी को देहरादून से वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वीडियो वैन के जरिए आम आदमी पार्टी विकास का मॉडल पेश करेगी। आम आदमी पार्टी 45 दिन तक 6,500 जनसभाएं करेगी, जबकि 1 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 10 लाख लोगों तक पहुंचने की तैयारी है। तो आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी। 1 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसकी शुरुआत करेंगे। हम वीडियो वैन्स के साथ उत्तराखंड के गाँवों में, शहरों में जाएंगे और वहाँ पर छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे। हमारा टारगेट है कि लगभग 6,500 जनसभाएं हम अगले 45 दिनों में करने वाले हैं और साथ ही साथ हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख सक्रिय सदस्य हम पूरे उत्तराखंड में बनाएं। और साथ ही साथ जो पूरा कैंपेन है इसके बाद हम घर घर भी जाएंगे, पैम्फलेट भी देंगे लोगों को और एक जो उसका स्टिकर है वो भी दे रहे हैं लोगों को। हमारा ये टारगेट है कि लगभग 10 लाख घरों को हम इस जो कैंपेन है उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचे और लोगों तक आम आदमी पार्टी का विजन और आम आदमी पार्टी की जो समझ है उत्तराखंड को लेकर वो लोगों के बीच में ले जाएंगे। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर छापा मारा गया है। 11 अवैध हुक्का बार पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में 2 रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब परोसने पर केस दर्ज किया गया है। नगर कोतवाली, डालनवाला, राजपुर इलाके में छापा मारा गया। इसके अलावा बसंत विहार और क्लेमन टाउन में भी छापेमारी की गई है। 11 अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई की गई है पुलिस एक्ट के तहत। 2 रेस्टोरेंट ऐसे थे जहां अवैध तरीके से शराब परोसी जा रही थी, उन पर भी कार्रवाई की गई है। खटीमा में 5 साल से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर जमे तहसील कर्मियों के ट्रांसफर की मांग को लेकर तहसील कर्मी तहसील में धरने पर बैठ गए हैं। तहसील में धरने पर बैठे तहसील कर्मियों ने अपने ही तहसील कर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
इसे लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। इनकी मांग है कि खटीमा तहसील में 5 साल से ज्यादा समय तक काम कर रहे कर्मियों का ट्रांसफर किया जाए। हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं। पहली मांग यह है कि जो तहसील खटीमा में 5 वर्ष से जितने भी कर्मचारी हैं उनका 3 तहसील से बाद स्थानांतरण किया जाए। दूसरा, जो विभिन्न पटलों पर प्राइवेट व्यक्ति काम करते हैं उनको तत्काल हटाया जाए। यह मांग हमारी तब तक चलेगी जब तक इनका स्थानांतरण नहीं कर दिया जाता। हल्द्वानी में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने 35 लग्जरी गाड़ियों पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पैसा तब खर्च किया गया जब स्वास्थ्य विभाग बदहाली से जूझ रहा है। ऐसे में 13 जिलों के 13 सीएमओ और उनके स्टाफ के लिए भी लग्जरी गाड़ियों की खरीद की गई। यह जानकारी आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में सामने आई है। आरटीआई मांगने वाले शख्स का कहना है कि कोरोना काल में इस तरह से लग्जरी गाड़ियां खरीदकर जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य महकमे ने सियाज जैसी लग्जरी गाड़ियां तक खरीदी। 13 डिस्ट्रिक्ट के 13 सीएमओ के लिए लग्जरी गाड़ियां ली गई है। उनके कार्यालय प्रयोग के लिए 13 और गाड़ियां ली गई हैं। 7 गाड़ियां महानिर्देशक कार्यालय के लिए ली गई हैं और 2 इनके मंडली जो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के जो निर्देशक हैं उनके लिए ली गई है। और इसमें सियाज और आपकी कृष्णा जैसी गाड़ियां ली गई हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उस राज्य में जहाँ की मूलभूत सुविधा के नाम पर, ऑक्सीजन न होने के नाम पर भी हमारे पहाड़ों में कई गर्भवती स्त्रियां और बच्चे मर गए हैं। आप ऑक्सीजन की सप्लाई तक नहीं कर पाए बजट के कारण। सरकार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाई, वहाँ बच्चे मर गए। लेकिन सरकार क्या ले रही है अपने अधिकारियों के लिए, मतलब लग्जरी गाड़ियाँ इकट्ठी कर रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी देहरादून के आईटी पार्क में तैयार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फाइनल गो लाइव किया। इसके तहत देहरादून शहर के पहले और एकमात्र कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सिटीजन पोर्टल, ई गवर्नमेंट सर्विसेज, विद्युत और जलापूर्ति के लिए स्कांडा इंटीग्रेशन सर्विसेज, ई चालान सर्विस और ऑनलाइन शिकायत सेवाएं शुरू हो गईं। आपको बता दें, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक ऐसा सेंटर या फिर कंट्रोल रूम है जहां से शहर की सभी गतिविधियों पर एक जगह से ही नजर रखी जा सकती है। धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में उसका चयन हुआ। दूसरी बात कि 3rd राउंड की ये स्मार्ट सिटी में इसका चयन हुआ था। और अगर हम देखें तो 3rd राउंड में जिन शहरों का चयन हुआ था उसमें देहरादून पहले स्थान पर आया है और इन टोटल जो 100 सिटीज़ हैं उनमें 9वें नंबर पर आया है। तो हमारे सीईओ जो हैं उन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत तेज़ी से काम किया है। जो हमारे आप देख रहे होंगे कि जो स्मार्ट एजुकेशन अभी हाल के समय में कोविड के दौरान जो जिस प्रकार से आईटी का प्रयोग हुआ है, वो आईटी का रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आने वाले समय में इसके माध्यम से हम और भी जो तमाम सारे शहर हैं उन सारे शहरों में, क्योंकि एक बार ये अनुभव हो गया कि किस प्रकार से हम ICCC का उपयोग करेंगे, तो बाकी शहरों में भी इस प्रकार की सुविधा हम क्लाउड बेस जो हमारे पास सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का उपयोग करते हुए हम लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मसूरी पालिका प्रशासन की अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। नगर पालिका प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रुकवा दिया। दरअसल राजमंडी के एक शख्स ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया था, जिसे प्रशासन ने रुकवा दिया है। जो मैंने अपने वर्क एजेंट को भिजवाया था उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे, अपने ड्राफ्ट्समैन की रिपोर्ट के बेसिस पे क्या ये लैंड का ओनर कौन है, उसके बाद पूरी कागजी कार्रवाई के बाद ही मैंने यहाँ पे अपनी टीम भेजी थी। और मैंने अभी भी आप लोगों को 2 दिन का समय दिया है कि आप जो भी इसमें इल्लीगल है कृपया उसको हटा लिया जाए और अगर नहीं किया जाता है तो फिर पालिका प्रशासन अपने तरीके से इसको हटाए को लेकर। और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां 1 फरवरी से आम जनता के लिए खुल जाएगा FRI देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान में प्रवेश के लिए सुबह सैर करने वाले और पर्यटकों को ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। इसके लिए FRI में एंट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। रोजाना 150 पर्यटक और सुबह सैर के लिए 100 लोगों को ही इसमें प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों को नियमों का पालन भी करना पड़ेगा।
कोविड गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। देहरादून में कोरोना संक्रमण का पहला मामला एफआरआई में आया था, तब से आम लोगों के लिए इसको बंद कर दिया गया था। और अब नजर डाल लेते हैं कुंभ की खबरों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ट्विटर हैंडल से कुंभ की तैयारियों को लेकर एक वीडियो अपलोड किया है। सीएम ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए पूरी तरह तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हरिद्वार का कुंभ मेला जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी 13 अखाड़ों की धर्मध्वजा के नगर प्रवेश की तारीखों की घोषणा हो रही है। शुक्रवार को वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा ने धर्मध्वजा और नगर प्रवेश की तारीखों का ऐलान किया है। बैरागी अखाड़ों के संतों ने कुंभ मेले को लेकर अपने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। दिगंबर अखाड़ा के महंत किशन दास का कहना है कि वैष्णव संप्रदाय के तीनों बैरागी अखाड़ों ने कुंभ मेले को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 1 अप्रैल को चंडी पूजा की जाएगी, 2 अप्रैल को धर्मध्वजा स्थापित की जाएगी, 6 अप्रैल को नगर प्रवेश के साथ भव्य पेशवाई निकाली जाएगी। वैष्णव तीनों अखाड़ों का ही घोषणा पत्र है। 1 अप्रैल को चंड का पूजन होगा और 2 अप्रैल को हमारे ध्वजारोहण होंगे और 6 अप्रैल को कुंभ प्रवेश होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर के दौरे पर रहे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 सड़क और 1 पुल का शिलान्यास किया। शिक्षा मंत्री ने लक्सर, रुड़की, बसेड़ी, ऐंथल सराय और आमखेड़ी सोलानी पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लक्सर, रुड़की और बसेड़ी ऐंथल सराय की सड़कों की हालत काफी समय से खराब थी, जिसकी लोग लंबे वक्त से मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के लोगों की समस्याओं को दूर करना मेरी प्राथमिकता है। ये मार्ग कई विधानसभाओं से होकर के गुजरता है। सभी विधायकगण भी यहाँ पर और बहुत लंबे समय से मांग थी। दूसरा आमखेड़ी का जो पुल है, उस पुल का हमने पीछे के समय में उसको शिलान्यास किया था, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी वित्तीय स्वीकृति तो थी प्रशासनिक, कुछ आंगन में कोई जो कमी रही हो वो भी शुरू हो रहा है। और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झूला पुल को खोल दिया गया है। भारत और नेपाल की सहमति से एक बार फिर झूला पुल को खोल दिया है। धारचूला, जौलजीबी, बलुआ कोट में यह झूला पुल खोला गया है। कोरोना की वजह से पहले बाधित हो गई थी आवाजाही, लेकिन अब भारत और नेपाल के बीच बातचीत हुई है, जिसके बाद इस झूला पुल को खोल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्री घनानंद ने 2022 का विधानसभा चुनाव पौड़ी विधानसभा से लड़ने का मन बनाया है। घनानंद का कहना है कि वो 2012 से ही विधानसभा के चुनावी रण 2022 में उतरने की तैयारी कर रहे थे। घनानंद फिलहाल उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य और कला परिषद के उपाध्यक्ष हैं। दावेदारी करना अधिकार है मेरा। मैं 22 से के लिए 12 से तैयार हूँ, 2012 से तैयार हूँ 22 के लिए। और अब सारे लोग बोल रहे हैं कि घना भाई आपके आप ही है। और मैं जब विधायक बनूंगा तो मैं आम जनता से पूछ के, उनमें कुछ वर्ग हैं, कोई बुद्धिजीवी वर्ग है, कोई व्यापारी वर्ग है, कोई युवा है, कोई कुछ है, ये सारे लोगों से पूछ के यहाँ के विकास के लिए कार्य किया जाएगा।
कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय टिहरी के दौरे पर रहे। इस दौरान किशोर उपाध्याय ने प्रदेश सरकार और टीएचडीसी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाया। किशोर उपाध्याय का कहना है कि 4 साल बाद सरकार को टिहरी डैम प्रभावितों की याद आई है, मगर पिछले दिनों टिहरी डैम प्रभावितों और विस्थापितों की समस्याओं को लेकर हुई केंद्र की बैठक बेनतीजा रही। दुर्भाग्य ये है कि अंतिम व्यक्ति को खुद ही कह रहे हैं कि 600 से कितने लोगों का अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ, बाकी अभी कितने लोग हैं ये तो देखना पड़ेगा। इसका मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। आपने जो वायदे किए थे टिहरी के लोगों के साथ कि हम परिवार के एक सदस्य को रोजगार देंगे, यहाँ हम 1400 मेगावाट बिजली आज पैदा कर रहे हैं और कुछ समय में ये 2400 मेगावाट बिजली पैदा हो जाएगी। उसमें से 12.5% जो है इस राज्य को जो है वो निःशुल्क जो है वो बिजली मिलती है। तो ये टिहरी और उत्तरकाशी के लोगों को, टिहरी के लोगों को बिजली के बिल क्यों आ रहे हैं, पानी के बिल क्यों आ रहे हैं, उसके साथ में सेवेज के जो आपने वो बिल क्यों आ रहे हैं। टिहरी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम और क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शेर सिंह गढ़िया ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के दौरान विकास कामों की समीक्षा हुई, लेकिन मीटिंग के दौरान कई अधिकारी नदारद रहे। साथ ही कई अधिकारियों को योजनाओं के बारे में सही जानकारी भी नहीं थी, जिस वजह से शेर सिंह गढ़िया ने नाराजगी जताई, जिसके लिए अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण काम कर रही कंपनी के लिए राहत की खबर है। केदारनाथ धाम में जमीन पर बर्फ अब पिघलनी शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते मंदिर परिसर में स्थित नंदी की मूर्ति तक बर्फ जमी हुई थी, लेकिन अब ये बर्फ पिघल रही है। इसके अलावा मंदिर के पीछे की चोटियों से भी बर्फ का पिघलना शुरू हो गया है। पिछले साल केदारनाथ धाम में इस वक्त तक 5 से 60 फीट बर्फ रहती थी।